अच्छा, द नेक्स्ट एरिया covered in syllabus is working capital management. पहले तो इसको देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल है क्या। जो नाम इसका सजेस्ट करता है दैट इज वर्किंग कैपिटल, वो कैपिटल जो वर्किंग में रहे। और अगर हम उसकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम नेट करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। इशू बेसिकली क्या है कि हम एक बिजनेस में मुख्तलिफ इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं। मैनेजर ऑफ कोर्स अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाता। हम ऑर्डनरी शेयर होल्डर से अगर शेयर्स इशू करके पैसे लेते हैं और उनको आसरा करवाते हैं कि हम आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे। हम अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उनको हमने इंटरेस्ट देना होता है। हम अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से पैसे लें तो उनको हमने डिविडेंड देना होता है। अब आप उन पैसे का क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है वो उन पैसों का क्या करती है, वो आपका सर का दर्द है। लेकिन हमारा मार्कअप टाइम पे फिक्स होता है। मिसाल के तौर पे हमने शुरू में पढ़ा था जब हम वैक कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हमने पढ़ा था एज शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहे हम डीवीएम से निकालें, चाहे हम डीजीएम से निकालें, हाँ हम सीएपीएम से निकालें, लेकिन एक परसेंटेज आती है जो कि पर एनम होती है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% पर एनम है, इसका मकसद हमने शेयर होल्डर से जो पैसे लिए हैं उस पे हमने उनको 14% पूरे साल के, पूरे 365 दिन के बना के देने हैं। फिर आप उन पैसों का करते क्या हो वो आप देख लेना। अगर मैंने बॉन्ड्स इशू करके 9% पे इंटरेस्ट पे पैसे लिए हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट जो उनको मैंने रिटर्न देना है या जो वो मुझसे चाह रहे हैं, मैंने उनको साल के 365 दिन पे 9% इंटरेस्ट देना है। फिर आप उन पैसों का कुछ भी करें। एंड सो गोज विद द और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर उनसे लिया गया पैसा नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, कैपिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ही हम उसकी एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, उनका आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। और अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही होती है तो हम इन्वेस्ट करते हैं, वरना हम छोड़ देते हैं। बहरहाल बड़ा सोच सोच के हम पैसे लगाते हैं। लिहाजा इनसे लिया गया कैपिटल एम्प्लॉयड, इनसे लिया गया कैपिटल अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजिंग है। जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हम डे 1 से पढ़ रहे हैं is to maximize the wealth of shareholders। लेकिन सिर्फ नॉन करंट एसेट्स खरीद के तो बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सुपर स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पैसा लेके एक मे बी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। हम उसमें सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम चिलर प्लांट्स लगा लेते हैं। हम उसमें टाइल्स बहुत ज़बरदस्ती लगा देते हैं, लाइटनिंग बहुत आउट क्लास कर देते हैं, शेल्फ्स रखवा देते हैं बेहतरीन से, कंप्यूटर सिस्टम हाई प्रोसेसर पर रखवा देते हैं, ट्रॉलीज रखवा दी, शॉपिंग कार्ट्स रखवा दिए, मेटल डिटेक्टर गेट रखवा दिया। हमने जो भी पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाया, वो सब हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने ये सारे के सारे पैसे सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पे लगा दिए तो स्टोर की ओपनिंग कैसे होगी? मुझे शेल्फ में कुछ रखना पड़ेगा, जब ही तो स्टोर खुलेगा। अब होगा क्या कि हमें इन्वेंट्री में भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब कुछ से मैटर करता है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रोजाना की सेल 60 लाख रुपए की है और लीड टाइम हमने देखना है कि सप्लायर कितने दिनों में सामान पहुंचा सकता है, और स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कस्टमर चीज लेने आए और मेरे पास ना हो,
तो मुझे इस बात का तो ख्याल करना पड़ेगा कि मेरे पास 3 महीने का, 4 महीने का, या महीने भर का, या 15 दिन का, 45 दिन का स्टॉक मौजूद होना चाहिए। कब मौजूद होना चाहिए? एट एनी पॉइंट इन टाइम। एट एनी पॉइंट इन टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 15 अगस्त पे स्टॉक मंगवाता हूं तो 30 सितंबर पे मेरे शेल्फ खाली हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एट एनी पॉइंट इन टाइम 45 दिन का सामान मेंटेन करना है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर डेली की सेल आपकी 60 लाख रुपए की है तो 45 दिन का सामान कितना बनेगा। और एक प्रोडक्ट खत्म हुआ, ऑर्डर हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट खत्म हुआ, ऑर्डर हो जाएगा। हमारे शेल्फ पे हर वक्त ये 45 दिनों का स्टॉक होना चाहिए अगर आपको बिजनेस चलाना है तो। अगर मिसाल के तौर पे इस 45 दिनों के सामान की मालियत 4 करोड़ रुपए बनती है, कहां से लाओगे ये 4 करोड़ रुपए? और इन्वेस्टर्स से जिनसे आपने पैसा लिया वो आपसे गिन गिन के दिन दिन का हिसाब लेंगे। 14% हो, 9% हो, 12% हो, आपने तो 365 दिनों का दिया है और आपने वो पैसे लगाए कहां हैं? शेल्फ में पड़े ये सामने। वो बचपन का सवाल होता था ना कि बेटा होमवर्क करके आए हो? हाँ मिस। कहां है? अरे रजिस्टर घर पे रह गया, कॉपी घर पे रह गई। तो घर पे क्या अंडे दे रही है? यानी क्या रख के आए तो कल 2 हो जाएंगे क्या? सवाल अजीब सा है। लेकिन अब मेरा सवाल जेन्युइन है कि आपने 45 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री गोडाउन में रखी हुई है या जो शेल्फ में रखी हुई है, क्या कर रही है? अंडे दे रही है। सवाल मैं ये करता हूं कि इन्वेंट्री रखते क्यों हो? राइट? तो आपने अवॉइड करना है ये तो है मसला। हल क्या है? आपने हल कहा कि सर इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अब आपने अगर 45 दिन का सामान 4 करोड़ रुपए, मेरे कीमती 4 करोड़ रुपए स्टॉक में फंसा दिए। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस ऐसा है जो जस्ट इन टाइम चलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपने पास स्टॉक नहीं रखता। वो कुछ ऐसे तरीके से बिजनेस मैनेज कर जाता है कि कस्टमर जैसी ही चीज मांगेगा वो उसको हाजिर कर देगा। यानी कारोबार तो बिना इन्वेंट्री के भी चल सकता था, लेकिन आपने सिर्फ इस खौफ से कि कहीं मेरा कस्टमर ना चला जाए, आपने स्टॉक रखा। तो स्टॉक रखने का दर हकीकत फायदा क्या है? ये तो खतरा टालना हुआ कि स्टॉक आउट ना हो जाए, कस्टमर खाली हाथ ना चला जाए। ये फायदा नहीं, ये खतरा टालना है। फायदा क्या है? कोई भी नहीं। खतरा टालना है कि अगर चीज दिखेगी तो बिकेगी, अगर चीज होगी तो कस्टमर लेगा, अगर मेरे शेल्फ पे कोई चीज की गैर मौजूदगी होगी, अदम दस्तयाबी होगी, तो कस्टमर वो चीज मुझसे नहीं खरीदेगा। तो वापस बोल रहा हूं, ये फायदा नहीं है, ये खतरा डालना है। अब पैसे जिन लोगों से आपने लिए, अच्छा ये 4 करोड़ रुपए सिर्फ 45 दिन तक चाहिए, उसके बाद वापस हो जाएंगे? नहीं, ये तो रहेगा मेरे पास। क्योंकि एट एनी पॉइंट इन टाइम 4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री ऑन एवरेज होगी, तो यानी मैंने जिन लोगों से 4 करोड़ रुपए लिए हैं, मैंने उनको उस पे, लेट्स से मेरा वैक 11% है, तो 4 करोड़ रुपए के ऊपर 11%, 44 लाख रुपए मैंने उनको एक साल में निकाल के देने हैं, सिर्फ एक खतरा डालने के पीछे। तो नुकसान क्या है कि जितना आप इन्वेंट्री रखेंगे उतना उसकी फाइनेंस कॉस्ट आएगी। तो मिसाल के तौर पे मैंने बोल दिया कि मेरे पास ऑन एवरेज 4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री होती है, तो 4 करोड़ रुपए का वैक 11%, 44 लाख रुपए एक साल का मेरा खर्चा है सिर्फ खतरा टालने का। फायदा कोई नहीं है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, करंट एसेट्स में हम क्या रखते हैं? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल कैसे पैदा होता है?
क्रेडिट सेल से। क्यों करते हो क्रेडिट पे सेल? सेल्स बढ़ाने के लिए। अगर एक बिजनेस विदाउट गिविंग क्रेडिट सेल बढ़ा दे, सुपर स्टोर क्या करता है? सुपर स्टोर, मार्ट कैश पे करता है चीजें और बिकती हैं, और बिकती हैं। आप ऑन द अदर हैंड क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हो, और मिसाल के तौर पे आपने खुद कस्टमर्स को मुंह से 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, फायदा? सेल बढ़ेगी, ये फायदा नहीं है। दर हकीकत हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है क्रेडिट और मैं ना करूं, तो कस्टमर कहेगा कि फिर आपसे चीज लेने का क्या फायदा, वो तो मुझे 30 दिन का टाइम दे रहा है। देखिए कंज्यूमर है ना, वो पैसे की कदर नहीं जानता, लेकिन जो बिजनेस होगा ना, वो पैसे की कदर जानेगा। उसके लिए आप सप्लायर हैं, और सप्लायर से क्रेडिट पीरियड लेना फायदा है। तो वो ये चाहेगा कि आप मुझे उधार पे दें, मैं बेचूं, मेरे पैसे ना फंसे। सुपर स्टोर इसी तरीके से कामयाब होता है। वो क्या करता है, जिन भी सप्लायर से चीजें खरीदता है वो सब उसको क्रेडिट पीरियड देते हैं। यानी ये 4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री अगर मैंने 60 दिन के क्रेडिट पीरियड पे ले ली, सोचो तो इन्वेंट्री 4 करोड़ रुपए की है तो सही, लेकिन पैसे किसके फंसे? सप्लायर के, मेरे थोड़ी हैं। ये तो उनसे रखवाई है। आज से 16 अगस्त से 60 दिन बाद 15 अक्टूबर पे मैंने इनको पेमेंट करनी है, लेकिन बेटा आपकी दुआ चाहिए, उससे पहले तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मैं जो सेल्स कर रहा हूं वो तो कैश पे कर रहा हूं। तो जैसे ही कस्टमर मुझे पैसे देगा, मैं सप्लायर के मुंह पे मारूंगा, पकड़ो और सामान दो। इससे क्या किया मैंने? रिसीवेबल्स नहीं किए, क्रेडिट दिया ही नहीं, पूरा का पूरा कैश आ गया और वो एज इट इज सप्लायर को दे दिया। तो इन्वेंट्री में मेरा पैसा तो फंसा ही नहीं। तो 4 करोड़ रुपए आप उनसे ना लो, लॉन्ग टर्म लोन होल्डर से ना लो, सप्लायर से ले लो। लेकिन अगर मेरी पोजीशन वीक होती है, मैं क्रेडिट दिए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रेंड है, मार्केट में सब दे रहे हैं। तो अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस मेरी फ्लोर मिल है, मैं जमींदारों से गंदुम बाय करता हूं और गंदुम का क्रेडिट पीरियड लेट्स से 7 दिन है, तो मैंने ये करोड़ रुपए की गंदुम के पैसे 7 दिन के अंदर अंदर देने हैं। लेकिन मैं गंदुम नहीं बेचूंगा, मैंने उस वीट को रिफाइन करना है, उसका आटा बनाना है, मैदा बनाना है, सूजी बनानी है और चौकर बनाना है, फिर वो मैं बेचूंगा। और बेचूंगा मैं सुपर स्टोर्स को, ताफ्तान वालों को, नान वालों को, तंदूर वालों को। वो मुझसे लेते हैं 30 दिन का टाइम। अब मैंने जमींदारों को पैसे तो 7 दिन में देने हैं, फिर जो कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर को पैसे देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, वो तो मैंने हफ्ते हफ्ते जुमेरात पे हिसाब करना है लोगों के साथ। तो उनको भी पैसे दिए, कन्वर्जन कॉस्ट भी दी, और मुझे पैसे कब मिलेंगे? महीने भर बाद। तो बीच में जो गैप है वो पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अगर मैं रिसीवेबल क्रिएट ना करता था, अगर मैं कैश पे आटा मैदा सूजी बेचता था, तो भी सिलसिला कुछ हद तक थम जाता। लेकिन मसला है, रिसीवेबल्स तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिट तो चलता है। जिस तरह प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदते हैं तो उसमें 3 महीने का टाइम नॉर्म है कि कंसिडरेशन जो डाउन पेमेंट है अभी देंगे, जब तक आप सेल सर्टिफिकेट निकलवाएं, 3 महीने के बाद बाकी पेमेंट। तो बेचने वाला ये नहीं अज्यूम कर सकता कि आज प्रॉपर्टी बेचेगा कल मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने का टाइम है। अगर कोई फ्लोर मिल ये क्रेडिट नहीं देगी तो कस्टमर चला जाएगा दूसरी फ्लोर मिल के पास। मैं आपसे फिर पूछूं, उधार देने का फायदा क्या? खतरा टालना है कि कस्टमर कहीं कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए, राइट? और मे बी आप अगर ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, बात आपकी भी मुनासिब है। लेकिन रिसीवेबल्स या कस्टमर्स को उधार देने का फायदा है कि हमारी सेल सिक्योर हो जाएगी, या मैं आपकी बात रखता हूं, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज तब हो सकती है जब आप मार्केट से भी ज्यादा क्रेडिट दो। अगर आप उतना ही क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं जितना कि नॉर्म है,
तो आपकी सेल बढ़ेगी नहीं, आपकी सेल मेंटेन रहेगी, जो कि क्रेडिट ना देने पे मारी जाती। लेकिन अगर आप 30 के नॉर्म की जगह पे 40 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं तो मे भी आपकी सेल बढ़ जाए। लेकिन अगर आपकी रोजाना की सेल अगर 60 लाख रुपए है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 डेज की सेल कितनी होगी। और ये जो 18 करोड़ रुपए या जितना भी अमाउंट बनेगा ये आपको मिलेगा कब? पक्का? मैंने आज के दिन में 60 लाख रुपए की सेल की 1 अगस्त पे मिसाल, अब ये मुझे मिलेंगे 30 अगस्त पे, 2 अगस्त पे 60 लाख की सेल की, ये मुझे मिलेंगे 1 सितंबर पे। यू एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे पास 30 दिनों की सेल का पैसा तो उधार होगा। तो 30 अगस्त में जब 1 अगस्त वाला पैसा मुझे मिल रहा होगा तो 30 अगस्त की सेल वाला वापस ड्यू हो रहा होगा। यानी ऑन एवरेज ये 18 करोड़ रुपए एट एनी पॉइंट इन टाइम मार्केट में रहेंगे, फंसे रहेंगे। वैसे ये पैसे हैं किसके? इन्वेस्टर्स के। अगर आपको सप्लायर ने दिया है तो अच्छी बात है। अगर आपको सप्लायर, मिसाल सप्लायर का पावर स्ट्रांग है, वो कहता है भाई हम काम करते हैं कैश में, मिसाल नेस्ले है, नेस्ले उधार देता ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब सामने वाले को कहेगा क्या है, नहीं खरीदोगे? अब अगर किसी की सुपर स्टोर पे या दुकान पे नेस्ले का प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो तो ये उसके लिए गलत है। अगर होता कोई छतरी ब्रांड आटा, कोई ऊंट मार का आटा, कोई कॉयल होती तो मैं तो हाथ जोड़ के कहता है दुकान पे रखो यार। लेकिन मैं नेस्ले हूं, मैं यूनिलीवर हूं, मैं झुकेगा नहीं। आपको चाहिए तो ले लो, लेकिन पैसे एडवांस में। यहां पे मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, आपकी वीक है। फिर ये 4 करोड़ रुपए जो आपके इन्वेंट्री में है, मिसाल के तौर पे 6 करोड़ रुपए आपके मार्केट में उधारी है। ये 10 करोड़ रुपए मैनेजर अपने घर से तो नहीं लाया होगा। मैनेजर ने कहां से लिए होंगे? शेयर होल्डर से, बॉन्ड से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। उनको मैंने गिन गिन के दिन दिन का हिसाब देना है। लेकिन रिसीवेबल को जो मैंने 6 करोड़ रुपए की उधार दी है वो मुझे देगा भी कितने? क्यों? महीने का इंटरेस्ट नहीं देगा। ये सही जगह आपने इन्वेस्ट किया। तो आपको पैसे दिए गए हैं इस इंटेंशन से कि बेटा जा कमा, और आप शायद वो कि मैं अंडे खरीदूंगा, उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, मुर्गियों में से फिर अंडे निकलेंगे और अपना हमारा बजाज बड़ा हमारा काम होगा। तो आप इकबाल के शाहीनों की तरह यहां पे पैसे कहां लगा के बैठे हो यार? आप पैसे लगा के बैठे हो शेल्फ में, गोडाउन में, लोगों के पास, जहां से आपको रिटर्न नहीं आ रहा। फिर बिजनेस चलाना है तो कैश तो रखना पड़ेगा भाई, ओवरहेड्स मेंटेन करने हैं। तो मैं एक अमाउंट रखा इन्वेंट्री में, दूसरा अमाउंट रखा रिसीवेबल्स में, डेटर्स के पास, और तीसरा अकाउंट रखा, बैलेंस रखा कैश में। चले मान लेते हैं कि कैश में नोट्स एंड कॉइन्स नहीं पड़े हुए, लेकिन बैंक के करंट अकाउंट में मेरा बैलेंस है। क्या कमा के देता होगा? अज्यूम करते हैं कि हमारी कैश को मद्देनजर रखते हुए, अपने फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए, कैश बजट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें कम से कम भी 1 करोड़ रुपए का कैश अपने पास रखना होता है। दैट इज फॉर द पेमेंट्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम जो एक महीने के अंदर नॉर्मली पेमेंट्स करते हैं अपनी लेबर को, वेजेस पे करते हैं, तो मुझे करीबन 1 करोड़ रुपए तो रखने होंगे। अब काउंट करते हैं, 4 करोड़ रुपए आपने रखे हैं इन्वेंट्री में। मिसाल गंदम पड़ी है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है, कुछ आटा पड़ा है, कुछ मैदा बना पड़ा है, कुछ सूजी बनी पड़ी है, यानी कुछ रॉ है, कुछ WIP है, कुछ फिनिश गुड्स है। और ये करीबन 4 करोड़ की मालियत का तो रहता ही रहता है। कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन ऑन एवरेज। और उधारी हमारी जितनी है ताफ्तान वालों के साथ, तंदूर वालों के साथ, सुपर स्टोर्स के साथ, करीबन एक महीने का 6 करोड़ रुपए तो बन जाता है। और बैंक बैलेंस में, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तो रखने होते हैं। मेरे 11 करोड़ रुपए
कहां पे फंस रहे हैं? करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स कमा के क्या खिलाएंगे? कुछ भी नहीं। तो क्यों रखा है कैश? ट्रांजैक्शंस के लिए। क्यों रखा है कैश? प्रिकॉशनरी, एहतियातन कोई पैसों की जरूरत पड़ जाए। क्यों रखा है कैश? में भी कुछ रखते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ही सप्लायर मुझे कोई कैश डिस्काउंट ऑफर करेगा, मैं अर्ली पेमेंट करके डिस्काउंट ले लूंगा। चले, अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता फिर भी आपने कुछ कमाया, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जेब में, वॉलेट में कुछ पैसे रखने के लिए है, करोगे क्या इन पैसों का? यार जा रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं घर से, कहीं भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे ही एहतियातन। लाओगे कहां से ये पैसा? इन्वेस्टर्स से। एक हल यह है कि हम अपने सप्लायर से पैसे ले लें। तो क्या होगा कि जितना अमाउंट आपका करंट एसेट्स में फंस रहा है उसमें से माइनस कर लें करंट लायबिलिटीज। लेट्स से अगर फ्लोर बिल की बात करते हैं तो मुझे गंदम की जो पेमेंट करनी है, मान लेते हैं कि मैं बीच में ब्रोकर को इन्वॉल्व करता हूं, वो मुझे 15 दिन का टाइम दे देता है, लेकिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल के अगेंस्ट ही देगा ना। फिर मेरी कन्वर्जन कॉस्ट, लेट्स से मैं हर स्टाफ को महीने भर के बाद पैसे देता हूं, बिजली का बिल भी महीने के बाद में, ओवरहेड्स भी महीने के बाद पे करता हूं। तो व्हाट वुड हैपन कि जो 11 करोड़ रुपए आपके इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और बैंक अकाउंट में फंसे हुए हैं, उसमें से माइनस हम करेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक आएंगे ट्रेड पेएबल्स और दूसरे आएंगे अक्रूड एक्सपेंसेस। अगर इन्वेंट्री की मालियत जोड़ें तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस इसकी वैल्यू बन जाती है 1.5 करोड़ रुपए, और अगर मैं लेबर और ओवरहेड और कन्वर्जन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करूं तो वो बन जाते हैं बिल फर्स 80 लाख रुपए। तो अब सिलसिला क्या बनेगा कि मेरा यहां अमाउंट फंसा है टोटल वैसे 11 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ प्लस 80 लाख बनते हैं कितना बोला? 1.5 और 80 मैंने कहा ना, 230 सॉरी। लेकिन ऑफ कोर्स जो जितना भी अमाउंट आप रोक सकते हो, आपने मिसाल रोका, इसमें आप अपना प्रॉफिट तो किसी को अक्रू नहीं कर सकते ना, प्रॉफिट तो आपकी कमाई है। ये अमाउंट कितना बन जाता है बाकी? 87। अब सिलसिला क्या है कि मेरे 8 करोड़ 70 लाख वर्किंग कैपिटल में फंस रहे हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया? नेट करंट एसेट्स। ठीक हो गया, इन्वेंट्री का पैसा फंसा, रिसीवेबल में पैसा फंसा, बैंक अकाउंट में पैसा दिया, और कुछ आपने भी लेबर के वेजेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या सप्लायर के पैसे फंसाए। लेकिन फिर भी एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑन एवरेज 8 करोड़ 70 लाख रुपए तो आपको कहीं ना कहीं से मैनेज करने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि ये मैं मैनेज कहां से करूं? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बैंक से ओडी ले लें, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो यूज कर लें। अगर लॉन्ग टर्म सोर्स यूज किया तो उनको तो आपने पूरे 12 महीने का हिसाब देना ही देना है, और आप जहां पे पैसे लगा के बैठे हैं वो सिर्फ कारोबार को चलाने के लिए जरूरी है। दर हकीकत अगर इसके बगैर गुजारा मुमकिन होता तो क्या ही बात थी। अगर मैं रॉ मटेरियल ना रखता, जस्ट इन टाइम परचेसिंग चलाता, फिनिश गुड्स ना रखता, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन चलाता, और विदाउट मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री अगर मैं बिजनेस चला लेता तो बेहतरीन था। आप जिस तरीके से किसी फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं, तो एक वक्त होता था उसके पास ना बड़े बड़े फर्नीचर्स बने बनाए पड़े होते थे। एक तो जो लकड़ी, उसकी पॉलिशिंग, उसकी कारपेंटिंग, सब खर्चा कंपनी पहले से कर चुकी है। फिनिश गुड तैयार है, ये सजा के मैंने रखा हुआ है,
तख्ते लगा दिए कि कोई इस पे बैठ नहीं सकता, और आप देखेंगे यार क्या तो जबरदस्त है। एक बिजनेस क्या करता है, उसने एक छोटी सी दुकान में एलसीडी लगा दी, तो उसने कुल मिला के इन्वेस्टमेंट एक एलसीडी के ऊपर की और एक एसी लगवा दिया। आप जैसे कहेंगे क्या फर्नीचर की दुकान है, बोला जी सर क्या चाहिए, आपने कहा कि पूरा फर्नीचर सेट चाहिए, रूम सेट चाहिए, बोला सर आप ये कुर्सियों पे बैठे चाय पियेंगे ठंडा पियेंगे, आपने उसका मसला नहीं है लेकिन फर्नीचर चाहिए, बोला आप बैठे, तो वो एकदम से एलसीडी चलाता है और उस पर आपको डिज़ाइंस दिखाता है, क्या तो उसकी तस्वीरें हैं, आप कहते हो ये बेहतरीन है, ये पसंद आ रहा है, इसका कलर भी अच्छा है, लेकिन है कहाँ, वो कहेगा बन जाएगा, आपको चाहिए कब, आपने कहा कि मुझे 8 दिन के बाद चाहिए, मुझे 15 दिन के बाद चाहिए, अगले महीने शादी है, वो कहेगा मसला नहीं, आप ऑर्डर देके जाए आपको मिल जाएगा। वो विदाउट कीपिंग एन इन्वेंट्री, आपने ऑर्डर दिया, आप ही के पैसों से वो लकड़ी खरीदेगा, वो कारपेंटर को काम करवाएगा, वो उसकी पॉलिश करेगा, वो पूरा फर्नीचर तैयार करेगा, आपके घर पहुंचा देगा। अब एक बिजनेस जिसने पूरे फिनिश गुड के पैसे अपनी जेब से लगा के रखे, और फिर उसको इतना स्टोर भी चाहिए था, इतना स्पेस भी चाहिए था जहां पे वो डिस्प्ले कर सके, और मैंने एक छोटा सा दुकान या एक वेबसाइट जिस पे आपको सारी चीजें दिखाई, आपके ऑर्डर पे मैं आपको तैयार करके दे देता हूं। तो इन्वेंट्री रखने का दर हकीकत फायदा कोई नहीं था, सिर्फ खतरा डालना था कि कस्टमर देखेगा तो लेगा ना। रिसीवेबल को उधार दे दी, वहां तो मैंने रिसीवेबल से एडवांस में पैसे लिए, फिर काम किया तो उसी के पैसों में बना दिया। और कारपेंटर को कहता हूं कि भाई महीने के बाद हिसाब करेंगे, मेरा तो रोज का काम है। लकड़ी जिससे ली उसको तो कहूंगा कि भाई महीने के बाद हिसाब करेंगे, भागे जा रहे हैं क्या। जिससे पॉलिश ली है उसको कहेंगे महीने के बाद हिसाब करेंगे, भागे जा रहे हैं क्या। आप देखो मैंने मैनेज कैसे कर लिया, अपना पैसा नहीं लगाया, आप ही के पैसों से सारा काम करवा के आपको चीज दी थी, बीच में से प्रॉफिट कमा लिया। तो इस बात को समझना जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से दर हकीकत प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि खतरे टल रहे हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि हमें फाइनेंस कॉस्ट आएगी। अब चाहे आप बैंक ओवरड्राफ्ट से फाइनेंस करें या लॉन्ग टर्म कैपिटल से फाइनेंस करें, राइट। तो ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए मुझे पैसे तो चाहिए, और इन सारे पैसे फंसाने का एक नुकसान है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट। ओवरड्राफ्ट का एक फायदा होता है कि ये फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग मतलब मिसाल के तौर पे किसी वक्त मुझे जरूरत पड़ गई 9 करोड़ रुपए की, फिर जैसे ही कस्टमर ने मुझे पैसे दिए मैंने बैंक में डाल दिए और मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया 7 करोड़ रुपए पे, तो कुछ अरसे तक मुझे 9 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बाकी अरसे तक मुझे 7 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपके वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ेगी घटेगी, ओवरड्राफ्ट की परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली उस अमाउंट पे लगती जाएगी। ये एक लिमिट होती है, ओवरड्राफ्ट एक लोन से पहले लिमिट होती है। तो अगर मैं किसी बैंक से लेट से 18 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करवा चुका हूं या बैंक ओडी पास करवा चुका हूं, तो मैं जितना ओवरड्राफ्ट यूज करूंगा सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट भरूंगा, लेकिन इंटरेस्ट से बच नहीं सकते। यह है मसला वर्किंग कैपिटल का। अब इसकी जंग देखते हैं कि यह जंग दर हकीकत किसके दरमियान है। एक लफ्ज है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा लफ्ज है लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मकसद द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। सिंपल इज दिस। मैंने कोशिश करनी है कि इनकम को बढ़ाऊं और खर्चों को कम करूं। अगर मैं वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसे फंसाता हूं, इन्वेंट्री भी ज्यादा रखता हूं, रिसीवेबल्स को उधार भी ज्यादा देता हूं, तो इससे मेरी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी और फाइनेंस कॉस्ट के बढ़ने से मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा और अल्टीमेट प्रॉफिट कम होगा। यानी प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है बाय मिनिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल।
बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड के वर्किंग कैपिटल में पैसे रखने का दर हकीकत कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कहें कि मेरी सेल लूज हो जाएगी तो एक अलग खतरा है, लेकिन अगर आप इसके बगैर मैनेज कर जाओ, मैं कह रहा हूं खतरे की बात नहीं कर रहा टालने की, मैं फायदे की बात कर रहा हूं। तो अगर रिसीवेबल कहता है कि ठीक है मुझे तैयार करके दे दो, फाइन। और अगर कस्टमर की जिद है कि नहीं देखूंगा तो ही लूंगा, भाई कार इंडस्ट्री का देखो ढांचा ही बदल दिया। अब कौन सी कंपनी गाड़ियां बना के रखती है? कोई भी नहीं, हर कोई बुकिंग लेती है। तो बेवकूफ नहीं कहलाएंगी वो कंपनीज जो उस वक्त में जस्ट इन टाइम नहीं चलाती थी, गाड़ियां बना के शोरूम पे खड़ी कर देती थी, अपने ही पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब कस्टमर को कहेंगे कि बेटा पैसे ला तो गाड़ी बना के दो, आसान, राइट? अच्छा, यानी अगर मैं वैक को मिनिमाइज करता हूं, इन्वेंट्री भी कम रखता हूं, रिसीवेबल्स भी कम रखता हूं, तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी को हम कहते हैं this is ability to pay debts as they fall due. So the ability of a company to meet its current obligations as they fall due is referred as liquidity. Liquidity का मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, but it is an ability कि जैसे ही मुझसे मेरा सप्लायर पैसे मांगेगा क्या मेरे पास होंगे, जैसे ही मेरा एम्प्लॉय मुझसे तनख्वाह मांगेगा क्या मेरे पास होंगे, जैसे ही मेरा लैंडलॉर्ड मुझसे रेंट मांगेगा क्या मेरे पास होंगे। हम इसको मेजर करते हैं करंट रेशो से। याद है करंट रेशो? आपने पढ़ा होगा। करंट रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी अगर आपके करंट एसेट्स ज्यादा हैं, जिसका मकसद कि 12 महीने में मुझे इतने पैसे मिलने हैं, और करंट लायबिलिटीज का मकसद कि 12 महीने में मैंने इतनी लायबिलिटीज देनी है। अगर करंट रेशो 2:1 है तो कैसा? अच्छा। अगर करंट रेशो 0.8:1 है तो कंपनी मारी जाएगी। एक बात अच्छे से याद रखना कि प्रॉफिटेबिलिटी के बगैर बिजनेस सरवाइव कर जाएगा, पैसों के बगैर, लिक्विडिटी के बगैर बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप लॉस कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे मौत वाकई हो जाएगी और दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे, चला जाएगा बिजनेस। क्योंकि एक बिजनेस को अगर लॉसेस हो रहे हैं कोई इशू नहीं है, बच जाएगा। इशू तो है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, लेकिन बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं की, वो सप्लाईज बंद कर देगा, बिजली कट गई, घर खाली करवा दिया, एम्प्लॉयज ने काम करना छोड़ दिया, क्रेडिटर्स जिनसे मैंने कर्जा लिया हुआ है उन्होंने कोर्ट में सू कर दिया कि भाई इसने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मैं बोलूंगा यार नौचते को आगे थोड़ा सब्र कर लो। वो नहीं छोड़ेंगे, उनके पास लीगल अख्तियार है कि वो आपकी कंपनी को दिवालिया करवाएंगे और अपने पैसे ले जाएंगे, राइट? करंट रेशो अगर 0.8:1 है, यानी 8 लाख रुपए 12 महीने में आने हैं मेरी इन्वेंट्री से, रिसीवेबल से और कैश से, और 10 लाख रुपए मैंने देने हैं, तो कोई पूछेगा कहां से करोगे ये पूरत? नहीं कर पाओगे, खतरा है। अगर 20 लाख रुपए आने के और 10 लाख रुपए जाने के हैं, तो हम एक डाउट रखते हैं कि कोई रिसीवेबल टाइम पे ना दे पैसे, कोई इन्वेंट्री टाइम पे ना बिके, तो हम कभी भी बैड डेट नहीं होते। जो पेएबल होता है ना उसको हम हमेशा टाइम पे पैसे देते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर हमेशा टॉप के होते हैं, वो कभी भी टाइम पे पैसे नहीं देते, हमेशा उसका अलाउंस भी बना के रखता है और बेड डेट भी होता है। तो मैं प्रूडेंट रह रहा हूं, कॉशियस रह रहा हूं कि जो देने के 10 लाख है वो फॉर श्योर देने के हैं, लेकिन जो मिलने के 20 लाख है वो शायद 20 ना मिले, भाई 18 मिल जाए, भाई 15 मिल जाए, भाई 12 मिल जाए, तो मैंने फिर भी 2:1 रखा। अगर करंट रेशो 1:1 है फिर भी सही नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो 10 लाख आने के मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, तो ये 10 लाख ना आए तो, बात समझ रहे हो? अगर करंट रेशो 8:1 है तो
80 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 10 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं। ये लिक्विडिटी के हिसाब से आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। ये प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बुरा है। आपने इतनी इन्वेंट्री क्यों रखी हुई है, इतने उधारे क्यों की हुई है, इतने करंट एसेट्स क्यों, इतना बैंक अकाउंट में पैसा क्यों रखा हुआ है, भागे जा रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडिकेट लेवल, ना ज्यादा ना कम। मैं मिसाल देता हूं, जिस तरह बैटरी में ना हम पानी डालते हैं तो उसका एक लिमिट चेक की जाती है, एक इसकी लोअर लिमिट होती है, एक उसकी अपर लिमिट होती है। अगर लोअर लिमिट से नीचे है तो भी गलत है, लेकिन अगर अपर लिमिट से ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट उसकी तरह है। एक लिमिट से कम होगी तो लिक्विडिटी खतरे में पड़ जाएगी, और अगर एक लिमिट से ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हमें एक एडिकेट लेवल रखना है जिस पे लिक्विडिटी भी खतरे में ना हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी पुअर ना हो। बात समझ में आ रही है? सो अगर हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी तो लिक्विडिटी तो सुभान अल्लाह, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मारी जाएगी। सो हमें मैनेज क्या करना है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल को एक एडिकेट लेवल पर रखना है। ठीक है, अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल के दो हिस्से आते हैं। एक आता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। मकसद समझते हैं? इन्वेस्टमेंट कि मैं कितने दिनों की इन्वेंट्री रखूंगा, कितने दिनों के रिसीवेबल्स रखूंगा, बैंक अकाउंट में कितना कैश रखूंगा, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। कि आप अपने वर्किंग कैपिटल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें एक होता है सेफ, एक होता है रिस्की। अगर मैं इन्वेंट्री ज्यादा दिनों की रखता हूं, फायदा, स्टॉक आउट का खतरा टल जाएगा। लेकिन अगर मैं कंजूसी करता हूं, कम दिनों की इन्वेंट्री रखता हूं और कहते हैं अल्लाह मालिक है मैनेज हो जाएगा, तो इससे स्टॉक आउट का खतरा होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर मैं वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसे रखता हूं तो मेरी लिक्विडिटी सही है। मैं कहूंगा भाई बंदा खेले सेफ, 2 रुपए ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। मैं शादी में एक बंदा जाता है ना, खाना खुलने के बावजूद बैठा होता है, हम कहते हैं भाई खा के आया क्या? बोला नहीं, सब उठा ले, बात आराम से खाएंगे कि ऊपर से सालाना गिरा देंगे, यार जायल है, जंगली लोग, बैठ जाते हैं। और एक होता है जो कि सोचता है कि यार बैठो तो सही लेकिन ब्रोस्ट खत्म ना हो जाए, ऐसा ना हो कि बाग बोटिया ही ना बचे, राइट? ये वो नेचर हो सकती है कि जो कि इन्वेंट्री भी थोड़ी प्लस रखते हैं, थोड़ा सवाई करके रखो प्लस, ताकि कल को मुझसे कोई पैसे मांगे ना तो ये पहली फुर्सत में दे दो। एक लोग होते हैं ना जो किसी के पैसे रखते नहीं है, वो अभी 30 तारीख होगी नहीं कि केबल वाले के, दूध वाले के, सबके कैन वाले के से पैसे घर में संभाल के रखेंगे कि बेटा आते जाए, स्कूल की फीस भी पहली तारीख पे जमा करवा देते हैं। हम भी होते थे किसी दौर में ऐसे। और एक होते हैं कि हाँ भाई दे रहा हूं, भाग रहा हूं क्या, तो वो क्या करते हैं 3-3, 4-4 महीने के ड्यूज होते हैं, तो यूनियन के पैसे होंगे वो भी पहली तारीख पे पहुंचा देंगे। कुछ लोगों को दूसरों के पैसे अच्छे नहीं लगते, बोले दूसरों के पैसे मेरे ऊपर हो, कोई मुझसे पैसे मांगे मतलब मैं गया, मेरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। और कुछ होते खैर हो गई, मांग लेगा क्या है। एक अप्रोच है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे तो नुकसान आएगा, लेकिन ये हम बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन लिक्विडिटी कंपनी की बिल्कुल सेफ होगी। इस स्ट्रेटेजी में रिस्क का लेवल कम होता है, स्टॉक आउट के चांसेस कम होते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। एक ये अप्रोच है, यानी ये अप्रोच क्या करेगी, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा रखेगी। और एक हो सकता है रिस्क टेकर,
एक हो सकता है रिस्क टेकर, जो कहेगा कि यार क्या होगा, मुंह दे देंगे, आप एक काम करो बस इतना लेके आ जाओ। तो कोई बोलेगा अबू कम पड़ जाएगा, मेहमान है घर पे, नहीं नहीं हो जाएगा कोई मसला नहीं है। वो क्या करता है, कम कम रखता है। ऐसे केस में उसकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो सकती है, यानी करंट रेशियो उसका 2:1 से कम हो सकता है। अगर किसी का रेशियो 2:1 से ज्यादा है तो वो सेफ खेल रहा है, वो लिक्विडिटी पे आंच नहीं आने दे रहा। और एक वो है जो 2:1 से कम रख रहा है, लेट्स से 1:1 रख रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत आउटस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन लिक्विडिटी खतरे में है। हम इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कैसे कर सकते हैं? एक इसमें अप्रोच है एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या करेंगे हम, वर्किंग कैपिटल का लेवल लो कर देंगे और जो हमारा करंट रेशियो होगा वो भी एवरेज से कम होगा। ये एग्रेसिव है। एग्रेसिव बंदा क्या होता है, जो सिचुएशन नहीं देखता। कोई ना गुस्से के तेज होते हैं, उनको जब कभी टेम्पर लूज हो जाता है ना, वो शुरू हो जाते हैं, फिर जब होश में आते हैं तो उनको पता चलता है कि यार मैं ध्यान करना चाहिए था, मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन एक बंदा अगर बैट पकड़ के घुमाने के मूड में आया है कि भाई आज तो मैंने बाउंड्री से घट बात ही नहीं करनी है, कोई इसको बोलेगा भाई विकेट का ख्याल कर ले, लेकिन वो ये ना देखे कि बॉलर कौन है, पिच कैसी है, हवाओं का रुख क्या है, मैच की पोजीशन क्या है, विकेट जरूरी है कि स्कोर, और वो क्या करे, सिर्फ डंडा घुमाए शाहिद अफरीदी की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बड़ा एग्रेसिव है, हार्ड हिटर है। तो कुछ बंदे होते हैं एग्रेसिव होते हैं, और एग्रेसिव बंदा रिस्क सीकर होता है, जो भरी ट्रैफिक में भी वन व्हीलिंग करेगा, हाथ छोड़ के बाइक चला रहा होगा, अरे भाई मर जाओगे, कोई टकरा वकरा जाएगा, लेकिन इनका दिमाग शॉर्ट होता है, बोला कुछ नहीं होगा, वो बड़ी तेज स्पीड 125 भगाएंगे छपाटर, इनको टेंशन नहीं होती। ये एग्रेसिव होते हैं, भूत सवार होता है, ये एग्रेसिव है। ये क्या करता है कि मुंह दे देंगे क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा यार मांग ना ले पैसे, टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाएगी, बंदा बंद हो जाएगा बिजनेस, बोला भागे जाएंगे क्या, रिस्की। और एक होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब एक नैरो माइंडेड थॉट होती है। नैरो माइंडेड क्या करता है, वो सिर्फ नेगेटिव होता है। कभी आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना, वो अपॉर्चुनिटी में भी नेगेटिविटी दिखाएगा, वो सिर्फ बताएगा कि भाई ये हो जाएगा, वो पता नहीं कहां से न्यूज सुन के आ जाता है, फला किडनैप हो गया, फला से वारदात हो गई, गन पॉइंट में मोबाइल छीन लिया। वो घर से बाहर निकलेगा और इस सोच से निकलेगा कि आज तो फोन गया मेरा। कोई बंदा और बाइक अपने तरफ आते देखेगा, बोला मर गए, सुन हो जाएगा, और होता भी इन्हीं के साथ है फिर। कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड। जो डरपोक होता है ना, जो नैरो माइंडेड होता है, वो सेफ खेलता है। वो इन्वेंट्री को थोड़ा ज्यादा रखेगा, रिसीवेबल्स को थोड़ा ज्यादा रखेगा, बैंक में पैसे थोड़े ज्यादा रखेगा कि 2 रुपए ऊपर ही होने चाहिए, ताकि कल को जैसे ही मुझे डेट्स पे करने हो मैं पहली फुर्सत में निकाल के दे दूं। ये 2 अप्रोचेस है। ये हो गया एक साइड। इसमें हम मेजर ये करते हैं कि हाउ मच इज योर लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, या जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसको हम ये देखते हैं कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है। याद है हाउ डू वी कैलकुलेट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कि जितनी आपके पास एवरेज या क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। ये आपको बताएगा
हाउ लॉन्ग डज द बिजनेस टेक फ्रॉम परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री टू सेल, कि इन्वेंट्री खरीदने से लेकर बिकने तक कितना टाइम होता है, यानी होल्डिंग पीरियड। आपके पास तकरीबन कितने दिनों का स्टॉक पड़ा रहता है? आपके पास तकरीबन कितने दिनों का स्टॉक पड़ा रहता है? अच्छा, इसको मजीद स्प्लिट भी किया जा सकता है इनटू रॉ मटेरियल, इनटू WIP, इनटू फिनिश गुड्स। अगर रॉ मटेरियल होगा तो हम रॉ मटेरियल रखेंगे कि हमारे पास कितना है, और उसको रॉ मटेरियल कंजम्पशन, सही है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल से डिवाइड करेंगे, कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। ये पता चलेगा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ये तकरीबन कितने दिनों की खपत है। फॉर्मूला बड़ा आसान है। अगर आप पूरे साल में 24 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हो तो हर महीने कितना करते होंगे? 2 लाख का। अगर आपके पास 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है तो ये कितने महीनों का है? 1.5 महीने का। अब इसको अगर इस फॉर्मूला में डालोगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 365, 45 दिन आ जाएंगे या 46 दिन आ जाएंगे, 31 दिन को आगे पीछे करके। फिर हम अगर WIP रखें तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल भी होता है, फिर कन्वर्जन कॉस्ट भी होती है। और WIP में कन्वर्जन कॉस्ट का EPU होता है ना, कि कितने यूनिट्स के बराबर काम हुआ है। बराबर आपने वैल्यूएशन ऑफ WIP रखी हुई है कि पूरे साल में हमारा जो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कंज्यूम्ड, फिर उसमें लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमारी कितनी कंजम्पशन है। इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग हमने नहीं रखा। तो आपके पास कितना WIP है और कितना आपकी एनुअल WIP की कॉस्ट होती है, उसके थ्रू आप निकालोगे कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में जाने से फैक्ट्री से फिनिश होने तक कितना टाइम लगता है, सही है। और तीसरा होता है फिनिश गुड, के फिनिश गुड बनने से बिकने तक कितना टाइम लगता है। बहरहाल हम इसको आसान करते हैं कि इतने दिन इन्वेंट्री खरीदने से बिकने तक लग जाएंगे। फिर जिसको बेचेंगे वो पैसे इमीडिएटली तो नहीं देगा, कैलकुलेट किया जाएगा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। इसका मकसद कि मेरा कस्टमर चीज बिकने से लेकर पैसे आने तक कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर आसान करके बताऊं कि अगर मेरी सालाना सेल 96 लाख रुपए की है तो हर महीने की कितनी होगी? अगर मैं 96 लाख की एनुअल सेल करता हूं तो हर साल की सेल कितनी है? महीने की 8 लाख, राइट। 8 लाख रुपए में हर महीने में सेल करता हूं। अगर मेरे एवरेज रिसीवेबल 16 लाख है तो ये कितने महीनों की सेल के पैसे हैं? 2 महीने। इसका मकसद कस्टमर्स टेक 2 months टू पे। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी आपका रिसीवेबल है ट्रेड, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय क्रेडिट सेल्स और मल्टीप्लाई करेंगे 365 से। लेकिन सप्लायर का मीटर कब से शुरू होगा? उसका क्रेडिट पीरियड कब से शुरू होगा? जिस दिन मैंने उसे सामान खरीदा था। तो अगर 1 अगस्त पे मैंने सामान खरीदा और मुझे 45 दिन उसको बेचने में लग गए, मानते हैं कि हम रिटेलर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है, तो मैंने उसे सामान खरीद के 45 दिन में बेचा, फिर 60 दिन मुझसे कस्टमर ने लिए, तो 45 दिन प्लस 60 दिन 105 दिन तक तो मेरे पैसे ही बाहर फंसे हुए हैं। और अगर सप्लायर ने मुझे टाइम दिया 30 डेज का, वो हम कर देंगे इसमें से माइनस। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जितना भी आपका ट्रेड पेएबल है इसको आप डिवाइड करेंगे परचेजेस से,
अगर आपको परचेजेस की फिगर नहीं गिवन तो आप मुमकिन तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये हमें पता चला कि अगर इन्वेंट्री 45 दिन तक फंसती है, रिसीवेबल 60 दिन, 105 में से 30 उसने मुझे दिन दे दिए, बाकी मेरे पास रह गया 75 दिन। तो 75 दिन मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। यानी आपको इन 75 दिन की अरेंजमेंट कहीं से करनी पड़ेगी। कहीं से मतलब या तो आप ओडी ले लें या तो आप लॉन्ग टर्म। यहां से मेरा टॉपिक शुरू होता है फाइनेंसिंग का। पहला हमने बात की इन्वेस्टिंग, कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, कितने दिनों की इन्वेंट्री रखते हैं, कितने दिन आप सप्लाई रिसीवेबल को देते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है या दूसरा साइड हमारा आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मकसद वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसको फंड कहां से करोगे। इसके लिए हम एक चीज पढ़ते हैं कि वर्किंग कैपिटल के दो हिस्से होते हैं, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल होता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मकसद means the minimum level of working capital। भाई वर्किंग कैपिटल साल के 12 महीने एक जैसा नहीं रहता, साल के 365 दिन एक जैसा नहीं रहता। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वक्त आता है हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं और रिसीवेबल्स 7.5 करोड़ रुपए पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर बेयर मिनिमम भी देखें तो 5 करोड़ के रिसीवेबल्स तो होते ही होते हैं। हालांकि कभी कभी कहां पहुंच जाते हैं 7.5 करोड़, लेकिन कम से कम भी रिसीवेबल कितना होता है, उस 5 करोड़ को बोलेंगे परमानेंट रिसीवेबल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इससे नीचे नहीं आता, राइट। इन्वेंट्री जब हम मंगाते हैं तो एकदम से ज्यादा हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करते जाते हैं, लेकिन हमारा एक रीऑर्डर लेवल है। जब यहां पे पहुंचेंगे हम नया मंगवा देंगे। तो मिसाल के तौर पे हमारी इन्वेंट्री एक वक्त में 4.5 करोड़ रुपए पे जा सकती है, लेकिन बुरे से बुरा अगर कहीं भी नहीं गया तो 2 करोड़ की इन्वेंट्री तो होती ही होती है, क्योंकि 2 करोड़ से नीचे की इन्वेंट्री मेरे लिए डेंजर जोन है। रिसीवेबल बुरे से बुरा कितना आता है 5, इन्वेंट्री बुरे से बुरी कितनी आती है 2, और कैश में बैंक में कहीं तो 25 लाख तो रखता हूं। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम परमानेंट वर्किंग कैपिटल। यानी इसका तो किसी को आसरा भी नहीं करवाना कि मिले तो तुम्हें देता हूं, क्योंकि रिसीवेबल अगर पुराने पैसे देगा, नई उधारी करके जाएगा, 7.5 करोड़ पे भी जा सकता है। लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्वेंट्री, या प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ रुपए से कम के रिसीवेबल्स हों। लिहाजा अगर ये 5 करोड़ के पैसे आपको कुछ मिले भी तो कहीं लगा नहीं देना, क्योंकि ये दोबारा आपसे चीज खरीद के जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मकसद the difference between maximum working capital and minimum working capital। as we said के रिसीवेबल 7.5 करोड़ रुपए पे भी जा सकते हैं और 5 पे तो होंगे ही होंगे। ये हमारा लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है। इसमें एक बनाया जाता है फॉर नॉन करंट एसेट्स, यानी आपकी नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट तो रहेगी ही रहेगी। फिर दूसरा बनाया जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल।
और तीसरा इसका लेवल रखा जाता है फ्लक्चुएटिंग। ये पार्ट हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग। ओके, अब कहानी को समझते हैं। ये समझ में आ गया व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग। सवाल उठ रहा है फाइनेंस कहां से करोगे? सिचुएशन समझना। अगर मैं आपसे चंद दिनों की उधार मांगूं और पैसे लगा दूं किसी ऐसी जगह पे जो चंद दिनों में वापस नहीं आ सकते, मिसाल में आपको कहूं यार महीने भर के लिए पैसे तो देना, और मैं उसमें से प्रॉपर्टी खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, या किसी ऐसी जगह पे लगा लूं जहां से पैसे एक महीने के अंदर नहीं निकल सकते हैं, इससे नुकसान क्या है कि जब आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है? और अगर दोस्ती में नहीं मांगे तो आप सू कर देंगे, ठीक है? फायदा इसका ये होता है कि अगर किसी से कम अरसे के लिए पैसे मांगो ना, वो मार्कअप भी कम लेता है। अगर किसी को बोले यार 4 साल के लिए पैसे दो, 5 साल के लिए पैसे दो, तो वो टाई अप कर अपना पैसा, वो मुझसे मार्कअप भी ज्यादा मांगेगा। तो दो तरह के सोर्सेस आ गए, एक शॉर्ट टर्म सोर्स आ गया, एक लॉन्ग टर्म सोर्स आ गया। शॉर्ट टर्म में फायदा क्या है? इंटरेस्ट कम होता है, और जैसे ही दूंगा ना वहीं से मेरा इंटरेस्ट रुक जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है। और लॉन्ग टर्म का ये नुकसान होता है कि मैं इस्तेमाल कितने भी करूं, मीटर तो चलता रहेगा। तो अगर मेरे रिकवर हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल मिनिमम लेवल पे आ गया है, तो भी मैं मार्कअप तो पूरा भर रहा हूं। अच्छा, तो अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम सेफ खेलें। सेफ खेलने का क्या मकसद हो सकता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लूं ताकि मुझसे मांगने वाला कोई ना हो, और मैं बड़े मजे से अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर दूं। फिर चाहे मुझे पैसे मिल भी जाए ना, उसका मुझे फायदा नहीं होगा। मिसाल जब मेरा वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होता हो तो टक करके नीचे गिरेगा 5 करोड़ रुपए पे, तो मेरे पास कुछ बैलेंस आ जाएगा, उसमें बैलेंस का फायदा नहीं ले सकूंगा, क्योंकि मीटर तो चल रहा है, ठीक है? लेकिन मैं कहूंगा खैर हो गई। अगर मुझे कोई तंग करेगा ना कि भाई पैसे, भाई पैसे, अभी तो मुझसे 7 साल तक, 8 साल तक, 5 साल तक मांगने वाला कोई नहीं है, इससे मेरी लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मारी जाएगी। क्योंकि बात समझ रहे हैं, एक तो मैंने लिया ही लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म का लोन तो वैसे ही महंगा मिला होगा आपको। दूसरी बात कि जब आपके पास वर्किंग कैपिटल रिकवर हुआ होगा, कुछ, सारा तो नहीं रिकवर हो सकता, कुछ रिकवर हुआ होगा, तो आप उसका भी एडवांटेज नहीं ले पा रहे। अगर आप बैंक ओडी लेते थे या आरएफ लेते थे, रनिंग फाइनेंस लेते थे, तो जैसे ही आपका बैलेंस रिकवर होता, आपकी ओडी की लिमिट कम हो जाती, आपका मार्कअप कम हो जाता। लेकिन उसमें देखो ओडी का पता है टाइम क्या होता है? आपने बैंक रिकंसिलिएशन में बचपन में पढ़ा होगा कि ओवरड्राफ्ट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। ओवरड्राफ्ट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। मैनेजर का कब दिमाग खराब हो जाए, मुझसे पैसे मांग ले। और दूसरी बात, मैंने लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए है ना। अब देखिए इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या लगा सकता हूं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप लॉन्ग टर्म ज्यादा यूज करें, शॉर्ट टर्म कम यूज करें। ये सेफ है, रिस्की है? ये सेफ है। दूसरा, आप मैच करें, जितनी लॉन्ग टर्म नीड है उतना लॉन्ग टर्म ले, जितनी शॉर्ट टर्म नीड है उतना शॉर्ट टर्म ले। मिसाल, जो परमानेंट वाला पार्ट है वो लॉन्ग टर्म से ले लूं, जो फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट है वो शॉर्ट टर्म से ले लूं, क्योंकि ये तो आता जाता रहेगा ना, तो मैं आपको देता रहूंगा, फिर यूज करूंगा, फिर वापस करूंगा, आपको तो मैं पैसे दे रहा हूं ना। लेकिन ये वाला मैं आपको आसरा करवाऊं, गलत है, ठीक है? अगर इसमें से कुछ अमाउंट मैंने आपसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो और सदियां गुजर गई, साल गुजर गए, मैंने आपको कभी दिया नहीं है पैसा, क्योंकि मैं दे भी नहीं सकता, ये तो परमानेंट है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा मुझे किसकी जरूरत तो पड़ेगी, तो ये तो मैंने आसरा ही गलत करवाया। पहली अप्रोच कि हम लॉन्ग टर्म ज्यादा लें, शॉर्ट टर्म कम लें, यानी जो परमानेंट पार्ट है उसको तो लॉन्ग टर्म से करें ही करें, जबकि जो फ्लक्चुएटिंग का कुछ हिस्सा है वो भी मैं लॉन्ग टर्म से ही कर लूं, और फ्लक्चुएटिंग का कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म से कर लूं, कुछ लॉन्ग टर्म से। देखें, इस बंदे को हम कहते हैं कंजर्वेटिव।
कंजर्वेटिव क्या करेगा कि जितना भी परमानेंट यूज होगा ना वो कहां से फाइनेंस करेगा, और जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट होगा वो कहां से करेगा, मिक्सचर से। समझ में आ गई? क्योंकि ये कंजर्वेटिव है, ये कहता है कि भाई मुझसे कोई पैसे मांगे नहीं। तो लेट्स से अगर मेरी नीड वर्किंग कैपिटल की 11 करोड़ तक जाती है, जिसमें से 7 करोड़ बेयर मिनिमम है, ठीक है, तो 7 करोड़ तो आंखें बंद करके मैं परमानेंट से ले लूंगा, और 7 और 11 का जो डिफरेंस है 4, मिसाल के तौर पे उसमें से भी 2.5 और 1.5 कर दिया, 2 और 2 कर दिया। तो कुछ अमाउंट मैंने परमानेंट से रखा लॉन्ग टर्म से, और कुछ अमाउंट मैंने शॉर्ट टर्म से रखा, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट करता रहेगा। मैं शॉर्ट टर्म वालों को रिकवर देता जाऊंगा, लेकिन परमानेंट वालों को मैं वापस नहीं दूंगा। भले वो मुझे कॉस्ट आ जाए, भले मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, लेकिन लिक्विडिटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। और मेरा नाम भी तो सुन लो, मेरा नाम क्या है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव होता ही नैरो माइंडेड है, वो सिर्फ खतरे से डरता है, वो प्रॉफिट को कभी नहीं देखता, कमाऊंगा कितना ये कभी नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि जितना आपको परमानेंट चाहिए वो लॉन्ग टर्म से ले ले, जितना फ्लक्चुएटिंग वो शॉर्ट टर्म से ले ले। थोड़ा रिस्की है लेकिन मैचिंग है। इसको हम कहते हैं मॉडरेट। क्या करेंगे, जो परमानेंट होगा वो पूरा लॉन्ग टर्म से ले लेंगे, और जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट होगा, करेक्ट। तीसरे भाई का नाम है एग्रेसिव। एक होते हैं रिस्क सीकर्स, एक होते हैं रिस्क न्यूट्रल्स, एक होते हैं रिस्क एवर्स। 3 तरह के लोग होते हैं। रिस्क सीकर मतलब एग्रेसिव, वो हमेशा बेस्ट अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करेगा, वो रिस्क लेगा, वो दांव पे लगाएगा, चाहे जीतने के चांसेस कितने हो। तो उसको हम कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस, वो दांव खेलता है। क्या कहलाता है वो, रिस्क सीकर। ठीक है। एक होते हैं रिस्क न्यूट्रल। न्यूट्रल का मकसद ये रिस्क लेते जरूर हैं लेकिन सोच समझ के। ये बाइक को भगाएंगे जरूर, लेकिन जब रोड साफ होगा, देख रहे हैं छुट्टी है, स्ट्राइक है, रास्ते पे कोई नहीं है, आज पुलिस भी नहीं है, 10 मुहर्रम है, ये भगाएगा। लेकिन जैसे ही देखेगा कि यार आगे कोई है, कोई पुलिस है, एकदम से स्लो कर देगा। रिस्क लेगा लेकिन सोच समझ के। तो पहले ये चांसेस ऑफ अकरेंस देखेगा कि चलो मैं लगाऊं तो सही, चलो मैं खेलूं तो सही, लेकिन चांसेस ऑफ अकरेंस कितने हैं, मिलेंगे इसके कितने चांसेस है। तो ये कैलकुलेशंस के साथ रिस्क लेता है। एग्रेसिव क्या करता है, कैलकुलेशंस के बगैर एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी नजर आएगी ना, बोलेगा लगा दो जीत जाएंगे अल्लाह वाले का। तो अगर कोई बोलेगा भाई मुझे लग रहा है मोटरवे की बत्तियां हैं, बोले कोई नहीं एम्बुलेंस होगी, ये सायरन की आवाज नहीं, लगता है मोटरवे की गाड़ी पीछे पड़ी, बोले नहीं ऐसे ही कोई सादा पुलिस जा रही होगी। ये अपनी गाड़ी की रेस नीचे नहीं करेगा, 160 पे भगाएगा गाड़ी, क्योंकि ये नहीं देखता कि यार कुछ मसला हो सकता है। बंदे की एज के साथ भी ये फर्क आता है। जब बंदा कम एज का होता है ना, इमेच्योर होता है, उसको 1000 लोग समझाते हैं कि भाई एहतियात, भाई ये गलत है। लेकिन हम भी होते थे कोरे पे, हमारी कोरे और सिविक से रेस लगाते थे, वो घर वाले बैठे होते कांप रहे होते थे साथ में कि भाई दिनेश काम करो। मैं कहा नहीं मैं तो सही जा रहा हूं। लेकिन दर हकीकत में मुझे किसी ने डिपर मारे है ना, अब रास्ता नहीं लेके देखा है, लेकिन वो वक्त था। आज अगर मेरे सामने कोई करता है उसको बोलता हूं भाई छोड़ो, ये बचकाना बात है, फजूल है, खुदा ना खास्ता। एक तो गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर्स है नहीं, कोरे है, मेहरान है, एल्टो है, गाड़ी में है कुछ नहीं। अगर सिक्योरिटी फीचर्स हों भी तो भी फायदा क्या है। अब अगर कुछ डिपर मारता है, मैं साइड करके उसको बोलता हूं बेटा तुम जाओ, मैं आराम से आ रहा हूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस जवानी के जोश में अगर कोई डिपर मार दे, कोई हॉर्न मार दे, तो हम अपनी गलती नहीं रियलाइज करते थे। मे बी
अच्छा, जब हमने बड़ी गाड़ियां चलाई, जब सिविक चलाई, जब टर्बो इंजन 1.8 चलाई, तो हमने देखा यार वाकई में कल्टस वाला हमसे कहाँ पहुंचेगा, ये तो जहाज है, इसकी तो रेस पे पैर तो भागती ऐसे है। फिर अब होश आया कि यार मैं कल्टस लेके और कोरे लेके कहाँ इनसे रेस लगाता था, वो सही तो तबते थे मेरे ऊपर। बंदे की तबीयत। अब एक होता है कंजर्वेटिव, जो फितरती तौर पे अक्सर जो बचपन से नहीं पेरेंट्स डरा डरा के बड़ा करते हैं कि कोई फला बंदा आता है वो बच्चों को अगवा करके चला जाता है, तुम घर से बाहर नहीं निकला करो, ऐसे लोग आते हैं वो चीज़ खिलाते हैं बेहोश कर देते हैं। वो बच्चा बड़ा ही डर डर के पैदा हुआ होता है, फिर वो हर वक्त सिर्फ खौफ में रहता है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचता रहता है। ये कंजर्वेटिव है। एग्रेसिव क्या करेगा, सजेस्ट करो। कि जो परमानेंट का कुछ हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म से लेगा और इसका कुछ हिस्सा, अब ये देखो रिस्क है, परमानेंट को शॉर्ट टर्म पे आसरा ही नहीं कराना चाहिए किसी को, नहीं मिलेंगे मेरे पैसे, लेकिन कहते हैं अल्लाह मालेगा क्या हो जाएगा। और जो फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट होगा वो तो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म से ही लेगा, राइट भाई। जो है शॉर्ट टर्म उसको शॉर्ट टर्म से मैनेज करेंगे, उल्टा परमानेंट का भी कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म से मैनेज करने की कोशिश करेगा। तो ये 3 अप्रोचेस हैं। पहला तो आपको ये बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट साइड एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग इज डिफरेंट साइड। इस पूरे सर के दर्द में हमारा कंसर्न चल रहा है लाइक द रेस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। जब हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी लेकिन लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी। जब हम कंजर्वेटिव चलेंगे और लॉन्ग टर्म ज्यादा लोन लेंगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी मारी जाएगी और लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों कंजर्वेटिव सेम बात कर रहे हैं कि करंट एसेट्स में भी ज्यादा रखो और करंट लायबिलिटीज में भी कम रखो। एसेट्स को भी ज्यादा करो, लायबिलिटीज को भी कम करो, तो दोनों फायदे हैं। लेकिन फायदे लिक्विडिटी को हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा नहीं हो रहा। और जो एग्रेसिव अप्रोच है वो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहा है, वहां करंट लायबिलिटीज की मिकदार भी ज्यादा रख रहा है, यानी देने वाले कम लेने वाले ज्यादा। एक तो जहां से मिलने हैं पैसे वो पहले से ही कम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हो, और ऊपर से जिन लोगों को पैसे देने वो मांगने वाले भी ज्यादा खड़े कर दिया आपने। अगर आप लॉन्ग टर्म से ले लेते तो इतने मांगने वाले ना होते। शॉर्ट टर्म में तो हर वक्त तलवार लटक रही है ना सर पे, किसी भी टाइम मांग लेगा पैसे, और अगर नहीं दिया एक्सीडेंट, कंट्रोल नहीं हो पाएगी गाड़ी, राइट। लेकिन अगर चल गई तो झूलेलाल, कहते ना भाई बच गए तो झूलेलाल, तो हो गया। अगर हमने मैनेज कर लिया तो कुछ लोग होते हैं इतना रिस्क लेते हैं, लोगों के पैसों पे काम कर रहे होते हैं, मांगने वाले को बोलते हैं यार कह रहे हैं चेक दे दूंगा, अक्सर क्या करते हैं डिफॉल्ट कर जाते हैं, लोगों को बोलते हैं यार पैसे खा गए, फिर उनको किस्तों किस्तों में पैसे दे रहे होते हैं, पता चला खुद बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कैसे कर लेते हो, वो तुमसे रोज मांग रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, 4 लोगों के सामने तुम्हें सुना के चला जाता है, दे दो उसको पैसे। वो कहते हैं यार इज्जत आनी जानी चीज है। कुछ कहते हैं ना खाना तो बंदे को घर में भी मिलता है, बाहर आता है इज्जत के लिए, और कुछ होते हैं यार इज्जत तो लोगों को घर में भी मिलती है, बंदा आता है खाने के लिए। तो अप्रोच डिफरेंट होती है। ये कहते हैं कि भाई खैर हो गए, दूसरों के पैसे तो क्या हुआ, बिजनेस करेंगे। फर्दर वर्किंग कैपिटल को मेजर करने के कुछ रेशियोज होते हैं, और जिसका जिक्र हम अभी ऑपरेटिंग साइकिल में कर चुके हैं। इसको कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी कहा जाता है या वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहा जाता है। साइकिल का दरहकीकत मकसद क्या है कि जिस दिन हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया, गोडाउन में गया, गोडाउन में जाते ही वो WIP वो फैक्ट्री में गया, फिर गोडाउन से वो फैक्ट्री में गया, वो WIP बन गया, WIP से वो मुकम्मल होकर फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बन के वो वापस गोडाउन में आया, फिर वहाँ से सेल हुआ, रिसीवेबल बना।
अब एक अरसा ऐसा है, इस दिन से मेरी पेमेंट का टाइम शुरू हो जाता है, ये अमाउंट टाइम फंसा, ये टाइम फंसा, ये टाइम फंसा, ये टाइम फंसा, और यहां आके मुझे पैसे मिलते हैं। तो लेट्स से हम काउंट करते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कि कितना अरसा लगता है मुझे इन्वेंट्री खरीदने से लेकर बेचने तक। कभी कभी वैसे हमने अभी पढ़ा कि इस रेशो को निकालने का तरीका क्या है, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। इसको इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड भी कहा जाता है, या इसको इन्वेंट्री टर्नओवर भी कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस फॉर्मूला को उल्टा किया जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इसका जवाब आएगा टाइम्स में, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो इन्वेंट्री कंजम्पशन है, यानी एक साल में आप इन्वेंट्री कितनी बार बाय करते हो, टर्नओवर, एक साल में इन्वेंट्री कितनी बार खरीदी जाती है, तो ये आ जाएगा हमारा टर्नओवर। बात को समझना जरूरी है, मैथमेटिकली ये इसको घुमा भी सकता है। अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर दे और कहे कि होल्डिंग पीरियड बताओ, तो कैसे बताऊंगा? टर्नओवर देता है मिसाल 10 टाइम्स का बस, तो होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे? गिवन नहीं है, सीओजीएस गिवन ही नहीं है, इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री एवरेज गिवन ही नहीं है, सिर्फ टर्नओवर गिवन है। तो सिंपल मैथ समझो, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय टर्नओवर करूं, तो दर हकीकत ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सीओजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। और मैथ्स कहती है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होता है, तो आप उसको 1 डिवाइडेड बाय टर्नओवर करके मल्टीप्लाई कर दो 365 से। मिसाल के तौर पे मैंने जो पहले बात की थी कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24 लाख की है और इन्वेंट्री 3 लाख की है, ऐसा कहा ना, आप 24 लाख को 3 से डिवाइड करें, जवाब आ गया 8। अब उसने मुझे दिया है कि मेरा टर्नओवर 8 है, ये कैसे कैलकुलेट किया गया उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे इसमें से निकालना है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 365, 45 दिन, 46 दिन, 40, 1.5 महीना। तो इसके थ्रू हम निकालेंगे होल्डिंग पीरियड। ये वो दिन है, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने आएंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वीक्स आ जाएंगे। ये वो टाइम है जितने टाइम इन्वेंट्री खरीदने से लेकर बिकने तक मेरा अमाउंट फंसेगा। फिर हम निकालते हैं रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसमें भी टर्नओवर निकाला जाता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। तो ये आ जाएगा रिसीवेबल टर्नओवर। इसी तरीके से अगर मुझे रिसीवेबल का टर्नओवर दे दे, डेटर्स टर्नओवर दे दे और कहे कि डेज बताओ, तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 365। ये दर हकीकत यूं बताता है कि कितने दिनों की सेल के पैसे रिसीवेबल में पड़े हैं। याद रखें, इस फॉर्मूला को हम घुमा भी सकते हैं। अगर वो आपको डेज बता दे, एनुअल सेल्स बता दे और कहे कि रिसीवेबल बताओ, सही है, तो जो 365 यहां मल्टीप्लाइड है उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, और सेल जो यहां के डिनोमिनेटर में होती है वहां जाके न्यूमिनेटर में आ जाएगी। तो क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 365 से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे रिसीवेबल्स कितने हैं।
सेम गोज विथ पेएबल्स पेमेंट पीरियड, परचेजेस को अगर हम पेएबल से डिवाइड करें तो इसका टर्नओवर आ जाएगा। वन डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो यह आ जाएगा कि कितने दिनों के परचेजेस के पैसे हमारी उधार में पड़े हैं। यह कहलाएगी हमारी कैश साइकिल। रेशोस बेसिकली अपने आप में कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर हम मिसाल कोट करते हैं कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि किसी ने आपको एक रिडल दिया, एक लाइन बना दी और आपको कहा कि इस लाइन को बिना हाथ लगाए छोटा करके दिखाओ। याद है? कहा कि इसको हाथ तो क्या टच नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको छोटा करके दिखाओ। तो उसको छोटा कैसे कर देते? हम इसके बराबर में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते थे। रेशोस अपने आप में कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यह आ गया कि मेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 35 दिन का है, तो व्हाट वुड योर एक्सप्रेशंस बी? न्यूट्रल, खुश होंगे या सरप्राइज हो जाएंगे, क्या करेंगे? यस, आप बोलेंगे सर 35 पता नहीं ज्यादा है, तो व्हाट यू कैन कंपेयर दिस अगेंस्ट? मिसाल के तौर पे एक आपने इसको कंपेयर किया अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेजेस। एक दूसरी लाइन ड्रॉ करो तो मैं बताऊं ना। मिसाल के तौर पे हम फ्लोर मिल के अंदर एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जैसे ही गंदम उतरती है तो गवर्नमेंट को पता नहीं कहां से डेटा मिलता है कि इस बार बम्पर फसल हुई है और पाकिस्तान में जितनी गंदम चाहिए उससे ज्यादा पैदावार हो गई। एक जो अफगानिस्तान यहां से स्मगल हो जाती है वो अलग, और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट कर देती है गंदम। जैसे ही वक्त आता है, अब गंदम 20 साल में तो नहीं आ सकती ना, उसकी तो अपनी टाइम था। अब पता चलता है कि यार शॉर्टेज है, जितनी मुल्क में कंजम्पशन है उससे तो कम है। फिर वो जो एक्सपोर्ट की हुई गंदम होती है हम वापस वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं महंगे दाम। और हमेशा एक ट्रेंड है, बड़ी आसान इन्वेस्टमेंट है, जैसे ही गंदम उतरे ना बुक करवा लो। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे गंदम महंगी होती है, जैसे टाइम ओवर होता है, नॉट महंगी होती है, जैसे टाइम सीजन ऑफ हो जाता है गंदम बेतहाशा महंगी हो जाती है, बेतहाशा। अब फ्लोर मिल को अगर कैपेसिटी हो और वो सीजन में 15-16 करोड़ रुपए की गंदम खरीद के रख ले, तकरीबन पूरे साल की डिमांड अगर खरीद के रख ले, 15-16 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, खरीद के रख ले, तो हम बोलेंगे हल पूरे साल की गंदम, इतना ज्यादा स्टॉक, होल्डिंग पीरियड तो ज्यादा है। लेकिन बिजनेस के बाकी मसले भी तो देखने हैं ना। हमें पता है कि बाद में गंदम नहीं मिलती, फिर गवर्नमेंट के जो गोदाम, सरकारी गोदाम होते हैं, फिर उसमें पड़े होते हैं और वो बोलते हैं भाई गंदम खत्म हो गई। फिर उनको थोड़ा फूड डिपार्टमेंट को हिसाब किताब करना पड़ता है, वो फी बैग हमसे पैसे लेते हैं और हम उसे गंदम रिलीज करवाते हैं। फिर कहीं से भी दे दे, हम उठाने के लिए तैयार है, हमें गंदम चाहिए, नहीं तो फ्लोर मिल नहीं चल पाएगी। बरा मसला यह है कि हम इसको इंडस्ट्री एवरेजेस से कंपेयर कर सकते हैं, या इसको कंपेयर किया जा सकता है अगेंस्ट पास्ट ट्रेंड्स। कि पास्ट में अगर हमें बाद में दुश्वारी होती है, बाद में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चले कि आज शाम फ्यूल सस्ता होने वाला है तो खाली होंगे पंप्स, लेकिन पता चले कि गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है तो क्या होता है? पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है। अब अगर आप कहें कि आज भरवा दूं कल महंगा हो जाएगा, तो कुछ लोग कहेंगे भाई छोड़ दे,
कल ही भरवाएंगे। आज मक्खियों की तरह इतनी देर तो लाइन में खड़े खड़े पेट्रोल जला देंगे जितना कि फायदा होगा, और बाइक में डलेगा ही कितना। अगर 20 रुपये भी बढ़ा दिए तो मेरी सेहत पे कुल मिला के पड़ेगा 150 रुपये का फर्क। तो 150 रुपये के चक्कर में 2 घंटे ख्वार हो जाओ, भाड़ में जाए। अप्रोच चेंज हो सकती है। तो आपने पास्ट ट्रेंड देखा कि अगर कीमत बढ़ने वाली है तो पेट्रोल पंप में मक्खियों की तरह लाइन लग जाएगी। इससे बेहतर है कि बंदा कल महंगाई डलवा दे। ये रेशोज पे हम कैसे रिएक्ट करें कि रिसीवेबल्स को इतनी उधार, हम बोलेंगे कि भाई क्या हो गया, इतना तो चलता है। तो वी कैन कंपेयर अगेंस्ट द क्रेडिट पीरियड। हमने अलाउ कितना किया है और उन्होंने लिया कितना है। अगर वो क्रेडिट पीरियड से बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, मैंने टाइम दिया था 30 दिन का और उन्होंने 60-60, 90-90 दिन की उधारी पड़ी है, तो कंसर्न हो सकता है, राइट। अच्छा, बहरहाल एक हम रेशोज ये कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी का वापस मकसद याद है आपको? इससे हम मेजर क्या करते हैं? एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशंस, कि जब वक्त पड़ेगा तो क्या हम लायबिलिटीज को पे करने की कंडीशन में होंगे या नहीं होंगे। एक हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो। करंट रेशो में हम रखते हैं हमारे कंपनी के करंट एसेट्स और उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इसका जवाब कभी भी परसेंटेजेस में नहीं आता, इसका जवाब आता है टाइम्स में या रेशो में। तो हम आइडियली क्या कहते हैं? दिस शुड बी 2:1। 2:1 से कम होना खतरनाक है और 2:1 से ज्यादा होना खतरनाक तो नहीं है लेकिन नुकसानदेह है। सही है, नुकसानदेह है। बास बिजनेसेस अगर ट्रेडिंग है तो उनके लिए कोई करंट रेशियो इज फाइन, लेकिन कुछ बिजनेसेस में इन्वेंट्री इज बिलीव टू बी स्लो मूविंग, यानी इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। रॉ है, WIP बनेगा, फिनिश गुड बनेगा, बिकेगा, तो हम उसके लिए एसेट टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और प्रीपेमेंट्स को भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसमें से पैसे नहीं आने तो सर्विस आनी होती है। और उसको डिवाइड कर देते हैं बाय करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो कौन से बिजनेसेस के लिए सूटेबल है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अगर कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है whose inventory takes too long to get converted into cash, तो उसमें हम इन्वेंट्री को हटा देते हैं। एक रेशियो आपने पढ़ा होगा, एसेट टर्नओवर पढ़ा है। मिसाल हम एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, एक हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, एक हम कैलकुलेट करते हैं एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हम अपना 1 रुपया लगा के कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वैसा ही टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। वहां हम सेल्स को डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, यहां हम सेल्स को डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से। इनका जवाब भी परसेंटेज में नहीं आता, इनका जवाब भी टाइम्स में आता है। पता चलेगा कि हम अपना 1 रुपया वर्किंग कैपिटल में फंसा के मार्केट से कितने रुपए जनरेट करते हैं। ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो अगर हम अपने कम पैसे फंसा के ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लास्ट बात कि जब भी रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं
तो उसमें हम एसओएफपी की क्लोजिंग फिगर्स लेते हैं। माना यह जाता है कि जितनी इन्वेंट्री साल के आखिर में उतनी इन्वेंट्री साल के 365 दिन, यानी आप कभी भी मुझसे बैलेंस शीट बनवा लेते तो यही इन्वेंट्री मिलती। क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कहते हैं दिस इज अ स्नैपशॉट एट अ पॉइंट इन टाइम, कि ये एक लम्हे की खींची गई तस्वीर है, और तस्वीर को देखते हुए आप ये अज्यूम करोगे कि पूरा साल बंदा ऐसा ही था, रिसीवेबल इतने ही थे, पेएबल इतने ही थे। हम इसको और बेहतर करने के लिए फिगर्स को क्लोजिंग की बजाय क्या ले सकते हैं, एवरेज। जिस तरह मिसाल हमने यहां पे इन्वेंट्री ली, आप अगर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करते तो ये आ जाती एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ओपनिंग पेएबल प्लस क्लोजिंग पेएबल डिवाइडेड बाय 2। खैर ये इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन हमारे पास आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि मिसाल अगर मुझे 2021 और 22 2 सालों की बैलेंस शीट दी गई है और 1 साल के रेशोज निकालने हैं, तो 21 का क्लोजिंग मेरा ओपनिंग होगा और 22 का क्लोजिंग मेरा 22 होगा। मैं एवरेज यूज करूं ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मुझे दोनों सालों के रेशोज निकाल के कंपेयर करना है तो 22 का तो एवरेज निकल सकता है, लेकिन 21 का एवरेज नहीं निकल सकता, बिकॉज 2020 की फिगर्स गिवन नहीं है। अब एक में क्लोजिंग ले, एक में एवरेज ले, ये पर लाइक विद लाइक नहीं होता, तो फिर बेहतर है कि क्लोजिंग। लेकिन अगर वो 2020, 21, 22 3 साल का डेटा दे और 2 सालों की रेशोज कैलकुलेट करवाए तो फिर एवरेज मुमकिन है, और एवरेज इज ऑफ कोर्स बेटर देन क्लोजिंग। ठीक हो क्या? सो दैट्स ऑल फॉर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वैसे ये टॉपिक्स बड़े लेंदी हो सकते थे, इसके अलग अलग चैप्टर्स बन सकते थे, जिसका एक चैप्टर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि ऑर्डर साइज क्या होनी चाहिए, ईओक्यू क्या होना चाहिए, आरओक्यू क्या होना चाहिए, फिर रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक आउट के चांसेस कितने हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने कॉस्टिंग में पढ़ी थी। फिर इसमें आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट का टॉपिक। रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमें रिसीवेबल को उधार देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर हाँ तो क्रेडिट लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए। क्या हमें रिसीवेबल्स को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम उनको कम डिस्काउंट पे जल्दी पैसे ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे वैसे 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है और अभी 7 दिन में पैसे दे देंगे तो 23 दिन मेरे बच जाएंगे, तो 23 दिन में मेरे कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी मार्कअप में, उससे ज्यादा डिस्काउंट तो मुझे नहीं देना चाहिए। बैड डेट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था फैक्टरिंग का, कि मैं एक थर्ड पार्टी को कहूं कि इनसे पैसे निकालवा के दे दो या इनको हैंडल आप करो, फैक्टरिंग का टॉपिक। पेएबल्स मैनेजमेंट का अलग टॉपिक है, कैश मैनेजमेंट का अलग टॉपिक है। कैश मैनेजमेंट में कैश बजट्स ही बनते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बजटिंग के चैप्टर में देख चुके हैं। तो हमने सिर्फ जो छोड़ा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है एमएफए के अंदर, वो रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट नहीं है और पेएबल्स की मैनेजमेंट नहीं है। इन्वेंट्री की मैनेजमेंट सीएमए के अंदर हो चुकी है, और कैश मैनेजमेंट में यही कैश बजट ही बनते हैं। बाकी जो कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स होते हैं, बोमोल और मिलर, और वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फेयर? तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना एज टेक्निकल पेपर, तो कहीं से भी वो पूछ सकता है।